हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मॉडल पेपर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है और हमने स्टार्ट किया फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का जो मॉडल पेपर है, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, भारतीय प्रस्तावना का उल्लेख करिए, यानी जो इंडियन प्रीएम्बल्स है इसके बारे में हमें समझाना है, तथा 42वें संविधान संशोधन की व्याख्या करनी है। जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था इसके बारे में भी हमें डिफाइन करना है। चलिए यहाँ से देखते हैं, आंसर देखेंगे हम। उत्तर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक संविधान एक प्रस्तावना से आरंभ होता है, यानी हर देश का जो संविधान है या प्रत्येक संविधान क्या होता है, एक प्रस्तावना से, उसमें प्रीएम्बल्स होता है, एक प्रस्तावना से उसका आरंभ होता है। इस प्रस्तावना में संविधान के मूल उद्देश्य व लक्ष्य निहित होते हैं। प्रस्तावना में क्या निहित होते हैं, जो संविधान है अपना, जो भारतीय संविधान है या किसी भी देश का जो संविधान है, उसके जो मूल उद्देश्य है, पर्पज़ है और जो उसके लक्ष्य हैं, टारगेट है, वो निहित होते हैं। यह प्रस्तावना संविधान की रचना करने के विचारों और भावनाओं का प्रतिरूप होती है, यानी जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की जो रचना करने वाले, जो रचना की है, जिन्होंने संविधान की, उनके विचारों की, उनकी भावनाओं का ये प्रतिरूप है। इसी के अनुसार संविधान का क्रियान्वयन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में भी एक प्रस्तावना है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है, एक प्रीएम्बल है। प्रस्तावना का भाग भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो प्रस्तावना है इसका भाग सबसे महत्वपूर्ण है, यानी प्रस्तावना अपने आप में खुद एक उसकी इम्पोर्टेंस है। देखिए, यदि यह कहा जाए कि भारतीय संविधान रूपी अंगूठी में प्रस्तावना एक जड़ाऊ नगीना, यानी अगर ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय संविधान एक अंगूठी के रूप में है और उस अंगूठी में जो प्रस्तावना है वो हीरे का काम करे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रस्तावना की इतनी इंपॉर्टेंस है। इसे भारत के जनतंत्रीय गणतंत्रात्मक स्वरूप का एक संक्षिप्त घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है। भारतीय संविधान में निहित आदर्शों और मूल्यों का विवेचन संविधान की प्रस्तावना में निम्नानुसार किया गया। देखिए यहाँ पर कैसे किया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना, जो ओरिजिनल प्रीएम्बल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो मूल प्रस्तावना थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा प्रस्तावना में क्या जुड़ा, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, देखिए मूल प्रस्तावना जो थी उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं जुड़े थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इसके द्वारा क्या हुआ, भारतीय संविधान में ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मूल संविधान है, सबसे पहले मूल प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसके बाद जो संविधान संशोधन के बाद की प्रस्तावना है उसको समझेंगे। हम भारत के लोग, देखिए प्रस्तावना में भारत शब्द का 2 बार उल्लेख है, यहाँ एक बार हम भारत के लोग, एक बार भारत को। तो प्रस्तावना में जो भारत है इसका कितनी बार उल्लेख है, 2 बार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। तो संविधान में जो ये लिखा हुआ है प्रीएम्बल्स में, इसमें हमने क्या देखा कि भारत शब्द का उल्लेख 2 बार था। इसमें कहीं भी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाने की बात की गई, यानी भारत के जो सभी डिसीजन है, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे वो बाहरी मामले हो, भारत अपना डिसीजन स्वयं लेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है, भाईचारे के बारे में बात की गई है, लेकिन जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है इसके बारे में बात नहीं की गई। अब देखिए हम देखेंगे जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद, यानी जो संविधान संशोधन के बाद का जो प्रस्तावना यहाँ से स्टार्ट है, तो हम इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए, ये नई प्रस्तावना जो अपनी है संविधान संशोधन के बाद की। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, देखिए हम भारत के लोग, यानी
अपने भारत के लिए कहा गया है। ये जो प्रस्तावना, इसमें क्या कहा गया कि हम भारत के लोग अपने जो देश है, अपने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी इतना संपन्न बनाएंगे। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने का मतलब है कि हम चाहे हमारे कोई भी डिसीजन हो, चाहे आंतरिक मामले हो, चाहे विदेशी मामले हो, चाहे बाहरी मामले हो, हम सभी डिसीजन खुद ले सकते हैं। समाजवादी यानी समाज के कल्याण के लिए। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है कि भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यहाँ पर कोई विशेष धर्म नहीं माना जाएगा। चाहे हिंदू की अधिक मात्रा में हिंदू लोग हो, चाहे मुस्लिम लोग हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत सभी धर्मों को समान समझेगा। भारत के लिए सभी धर्म इक्वल होंगे। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी रिपब्लिक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को यानी अपने जो देश है इसको ऐसा बनाने के लिए यानी प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक है इसको बनाने के लिए क्या किया गया है, समस्त नागरिकों को क्या प्रदान किया जाना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन कौन से न्याय, सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय। ये न्याय क्या है, इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार के न्याय नागरिकों को प्रदान किए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और उनको किस किस की स्वतंत्रता होगी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात की गई कि न्याय, विचार यानी न्याय, देखिए राजनीतिक न्याय हो गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। यानी लोग विचार कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। यानी वो चाहे किसी भी धर्म में विश्वास रखे, चाहे वो किसी भी ईश्वर की पूजा करे, वो स्वतंत्र होंगे जो भारत के नागरिक हैं। प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए उनको अवसर कितने प्रकार की दी गई, देखिए प्रतिष्ठा यानी उन जो अपनी प्रतिष्ठा है उनको अवसर ये दिया गया है। यानी प्रतिष्ठा और अवसर को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी उनको जो अवसर है वो प्रतिष्ठा और गरिमा, देखिए गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संविधान में देखिए प्रस्तावना का कितना इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ने मात्र से पता चल गया ना कि भारतीय संविधान कैसा है। इसमें न्याय की व्यवस्था की गई है, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व बनाने की बात की गई है। भारत धर्मनिरपेक्ष, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को समान समझता है, सभी के लिए समान कानून है। और बात करें कि गरिमा की स्वतंत्रता, गरिमा का जो अवसर है लोगों को प्रदान है, और विचार की स्वतंत्रता है, आज़ादी हमें अपनी अभिव्यक्ति की है, उपासना की है, इन सब चीज़ों की आज़ादी भारत के जो नागरिक हैं उनको दी गई है। प्रस्तावना का इम्पोर्टेंस इसलिए इतना ज़्यादा है प्रस्तावना में। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तावना में व्यक्त किए गए भाव सर्वप्रथम पंडित नेहरू द्वारा संविधान के प्रथम अधिवेशन में 13 दिसंबर 1949 के उद्देश्य प्रस्ताव यानी जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन हुआ था उसमें अपनाए गए थे। यानी इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसके रूप में प्रस्तावना जो है, आज का प्रस्तावना वो उद्देश्य प्रस्ताव था, पंडित नेहरू ने उसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव आज का प्रस्तावना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी का अर्थ क्या है, समाज के कल्याण से। पंथ निरपेक्ष का अर्थ हमने क्या देखा कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, और अखंडता, भारत की जो अखंडता है इसको सुनिश्चित की गई है। यहाँ इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है, देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनी रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सोवर्जियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। देखिए 3 प्रकार के यहाँ जस्टिस के बारे में बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो न्याय है इसके बारे में बात की गई। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी सोचने की, विचार करने की आज़ादी है। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। फेथ की, बिलीफ की और वर्शिप की आज़ादी, यानी आप किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, किसी में विश्वास रख सकते हैं, आपकी मर्जी तो आप नहीं कर सकते, इसके लिए आप आज़ाद हैं। देखिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity, the individual and the unity of the nation in our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, act and give to ourselves this Constitution। तो यहाँ पर जो इंग्लिश में दिया हुआ था वही यहाँ पर लिखा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, भारतीयों के मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसके बारे में वर्णन करना है, इसका स्पष्ट रूप से हमें वर्णन करना है। क्वेश्चन में पूछा गया फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजनशिप के बारे में डिफाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी जो मौलिक कर्तव्य है इनको समझते हैं।
देखिए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में डिफरेंस है। मौलिक अधिकार कितने हैं, नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संविधान संशोधन करके एक संपत्ति का अधिकार जो था उसको अब कानूनी यानी वैधानिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो वर्तमान में बात करें तो 6 मौलिक अधिकार है, और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जुड़ा था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, इसके द्वारा उसको जोड़ा गया। चलिए पढ़ेंगे अच्छे से इसको, सब कुछ इसमें डिफाइन किया हुआ है। जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय उसमें कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, यानी मूल संविधान में ये जो मौलिक कर्तव्य इसका उल्लेख नहीं था। इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भाग 4A में आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 51A में इसको जोड़ा गया है। सन 1978 में संविधान में व्यापक संशोधन करते समय यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। यानी सिचुएशन ऐसी पड़ी, देखिए जो मूल कर्तव्य है यानी ये जो मौलिक कर्तव्य हमारे दिए हुए हैं ये बेसिक से कर्तव्य, ये हर नागरिकों को फॉलो करना चाहिए। जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया, जिसके कारण लोगों को एहसास हुआ, महसूस हुआ कि मौलिक कर्तव्यों को भी संविधान में जोड़ा जाना चाहिए ताकि इसका अच्छे से पालन हो सके। इसलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4A जोड़ा गया, यानी 4 जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, लेकिन 2002 में अभिभावकों के लिए 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान कराने का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो टोटल कितने हो गए मौलिक कर्तव्य? 11। और जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहले मौलिक कर्तव्य की बात करें तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान का पालन करना, यानी संविधान का हमें पालन करना चाहिए और जो उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमें अपने देश के संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, जो राष्ट्रीय प्रतीक है इनका सम्मान करना चाहिए, ये पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा बात करें तो दूसरा मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन करना चाहिए, यानी जिसने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। यानी जो अपने स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके आदर्शों को, उनको विचारों को हमें अपने हृदय में संजोए रखना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। और नेक्स्ट है तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता की, एकता की, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। इसे भारतीय नागरिकों का सर्वोच्च कर्तव्य माना गया है। यानी सर्वोच्च कर्तव्य क्या है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी है। और चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा करनी है। प्रत्येक भारतवासी यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा भी करे। यानी जब आवश्यकता पड़े अपने देश की सेवा करने के लिए तो सभी भारत के जो नागरिक हैं उनको तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और मातृत्व की भावना का विकास करना चाहिए। यानी भारत के सभी लोगों में समरसता और भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। यानी जो आपसी भेदभाव है उसको मिटाना चाहिए, लोगों के प्रति भाईचारे की भावना को अपनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, किसी भी क्षेत्र से, उनका भाषा कोई हो या फिर वो किसी भी वर्ग के हो, लेकिन सभी के मन में क्या होनी चाहिए? भाईचारे की भावना होनी चाहिए। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमें ऐसी प्रथाएं, जो ऐसी बुरी प्रथाएं जो प्रचलित है समाज में, उसका विरोध करना चाहिए, उसका परित्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होता है। देखिए बहुत सारी प्रथाएं स्त्रियों के सम्मान के विरोध में, तो हमें उन सब का परित्याग करना चाहिए। यहाँ पर जो छठा मौलिक कर्तव्य है वो क्या है? यानी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना। यानी अपनी समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा जो है इसकी रक्षा करना चाहिए। यानी जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, बुरी प्रथाओं की नहीं। यानी लोग कल्चर को कैसे रिलेट कर लेते हैं? जो समाज की प्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे बहुत सारे समाज की जो प्रथाएं हैं, आप सभी समाज में देखते हैं कौन कौन सी प्रथाएं रहती हैं। स्त्रियों के खिलाफ ज़्यादा प्रथाएं प्रचलित रहती हैं, तो इन सभी प्रथाओं का हमें रक्षा नहीं करना है। जो अपनी संस्कृति है देश की, उसकी हमें रक्षा करनी है। ये छठे मौलिक कर्तव्य में बताया गया। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखें। यानी जो अपना एनवायरनमेंट है इसकी रक्षा करनी चाहिए और जो सभी प्राणी, सभी क्रिएचर्स के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। सभी जानवर के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति हमें दया की भावना रखनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए।
देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, यानी प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आएंगे, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें वन आते हैं, जो फॉरेस्ट हो गए, झील आते हैं, जो लेक हो गए, और नदी और वन्य जीव यानी जो रिवर हो गया, और वन्य जीव जो आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, उनकी रक्षा करना चाहिए और उनका संवर्धन करे, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, और हर प्राणियों के प्रति दया भाव की भावना रखनी चाहिए। 8वां मौलिक कर्तव्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास, यानी हमेशा हमें जानने की इच्छा रखनी चाहिए। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है इसे अपनाना चाहिए, ज्ञान अर्जित करने की हमेशा ये इच्छा रखनी चाहिए, इसका विकास करना चाहिए। यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 9th फंडामेंटल ड्यूटीज है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना, यानी हिंसा से दूर रहने की बात की गई है, और जो सार्वजनिक संपत्ति है इसकी सुरक्षा की बात की गई है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक सुरक्षा, जो संपत्ति है इसकी सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। उसके बाद 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास है। देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि को, नवीन ऊंचाइयों को छू सके। यानी हमेशा हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अपने देश की उन्नति हो। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य है, यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का प्रयास, यानी जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको सर्वव्यापी बनाने का प्रयास किया गया। संवैधानिक संशोधन यानी 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए खंड ट के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए अभिभावकों के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यानी ये अभिभावक के लिए इनका दायित्व है, इनका ये कर्तव्य है कि जो उनके बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे, उनको शिक्षा जरूर ग्रहण कराए। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया। अब देखिए मौलिक कर्तव्यों का महत्व क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, अधिकारों और कर्तव्यों का घनिष्ठ संबंध सदैव से ही रहा है। जिस प्रकार से हमें अधिकारों की आवश्यकता है, अगर हमारे पास अधिकार नहीं होते, जो मौलिक अधिकार हमें छह मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अगर वो हमारे पास नहीं होते तो न जाने कितना शोषण होता लोगों का। तो जिस प्रकार से हमें अधिकार जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे कर्तव्य भी जरूरी है। तो इनका एक घनिष्ठ संबंध रहा है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अस्तित्वहीन है। देखिए, अगर आप अधिकार, आपको सारे अधिकार मिले, लेकिन जब आप अपने देश की रक्षा नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, अपने देश की अखंडता एकता को बनाए नहीं रखेंगे, तो क्या फायदा हमारे अधिकार होने का। देखिए, कर्तव्यों के बिना अधिकारों की मांग करना नीति संगत और न्यायोचित नहीं है। वाइल्ड के अनुसार, वाइल्ड ने क्या कहा है, वाइल्ड के शब्दों में, केवल व्यक्तियों के संसार में ही अधिकारों की प्रतिष्ठा है। यानी अधिकारों की प्रतिष्ठा कहाँ पर है, केवल संसार में ही है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कर्तव्यों का समावेश करके हमारे संविधान की बहुत बड़ी कमी को पूरा किया गया। यानी जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, इसे संविधान की जो कमी थी उसको पूरा किया गया। अतः मौलिक कर्तव्यों के महत्व को निम्नलिखित आधारों पर समझा जा सकता है। देखिए कौन कौन से महत्व है, यहाँ पर लिखा हुआ है। संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मौलिक कर्तव्य द्वारा नागरिकों को यह निर्देश दिया गया है कि वह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। यदि सभी नागरिक निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने इस कर्तव्य का पालन करने लग जाएं, तो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता स्थायी बनी रहेगी। यानी कि अगर भारत की जो एकता, अखंडता पर बल दिया गया, संप्रभुता पर बल दिया गया, अगर सभी नागरिक जो है वो निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अगर कार्य करने लगे, तो अपनी जो देश की एकता, अखंडता वो कभी नहीं हिल सकती। उसके बाद स्त्रियों का सम्मान। देखिए, स्त्रियों का सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्त्रियों का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का इसलिए भी महत्व है कि इसके पालन करने से समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होगा, जिससे उनकी गरिमा में वृद्धि होगी और लिंग संबंधी जो भेदभाव है वो समाप्त होकर समानता स्थापित होगी। अगर स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो जो भेदभाव है, यानी जो लिंग संबंधी भेदभाव है, महिलाओं पुरुषों में जो भेदभाव है, ये खत्म होगा।
तीसरा क्या है, देश की सुरक्षा। मौलिक कर्तव्यों द्वारा देश के नागरिकों को आह्वान किया गया है कि संकट के समय देश की सुरक्षा हेतु तन मन धन से अपना योगदान दे। यानी जब अपने देश को आवश्यकता पड़े तो हर नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो तन मन धन से अपने देश की रक्षा करें। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। मौलिक कर्तव्यों में भारतीय नागरिकों को सद्भावना तथा भाईचारे की भावना बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हिंसा से दूर रहने का परामर्श भी दिया गया है, यानी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये निर्देश और परामर्श मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे। उसके बाद क्या है, देश की प्रगति में सहायक, यानी नागरिकों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इससे देश की क्या होगी, प्रगति होगी। और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए संस्कृति की, हमें अपने संस्कृति की जो अपनी कल्चर है इसका हमें रक्षा करना चाहिए। और पांचवा क्या है, प्राकृतिक एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। जैसे वन हो गए, झील हो गए, नदी हो गए, जो सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं, जो प्राकृतिक संपत्ति है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। और लोकतंत्र को सफल बनाने में भी सहायक होती है। देखिए लोकतंत्र को सफल बनाने में भारत द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर न करे। अगर कोई नागरिक लोकतांत्रिक जो संस्थाएं इसका आदर नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का क्या फायदा, क्या होगा भारत लोकतांत्रिक बन करके। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिए जाने से इन संस्थाओं का आदर करेंगे, जिससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के सर्वाधिक नैतिक और महत्वपूर्ण अंग है। इन कर्तव्यों के पालन से ही हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र की नींव सुदृढ़ होगी। इन कर्तव्यों से ही हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनकी रक्षा होगी। अगर हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों का भी रक्षा होगा, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। तो यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा, प्रस्तावना के बारे में, यानी प्रीएम्बल्स के बारे में, जिसका इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा है संविधान में। और आज हमने पढ़ा मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए हमारे एक देश के नागरिक होने के नाते, क्या कर्तव्य होने चाहिए हमारे देश के प्रति, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।